हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रितिका भारद्वाज। आज का ये सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हम यहाँ करने वाले हैं फुल चैप्टर कवरेज। यस, हमने लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसे पार्ट्स में पूरी तरह समझ लिया है। चैप्टर हमने कर लिया था कंप्लीट। नाउ इट इज टाइम टू सी थ्रू द चैप्टर बाय द आईज ऑफ एनसीईआरटी। अब हम पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या क्या मेंशन किया है। जितने भी हमने इसके पार्ट्स पढ़े हैं वो सब हमने बहुत डिटेल में कवर किए हैं। लेकिन यस, हमेशा की तरह चाहे थियोरी एग्जाम हो चाहे आपके नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हमारे लिए पढ़ना जरूरी है एनसीईआरटी। तो यहाँ इस सेशन में मैं आपको पूरी एनसीईआरटी एज इट इज समझाकर रीड भी करवा दूंगी, समझा भी दूंगी, और नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ये जो हमारा सेशन है दिस इज एनसीईआरटी सार। यहाँ पर हम पूरे एनसीईआरटी की चैप्टर्स को पूरा सार निकाल करके और उसे पी जाएंगे ताकि वो हमें पूरा याद रहे। ओके, सो दिस इज अ फुल चैप्टर कवरेज एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द चैप्टर। सो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग दैट द चैप्टर सेज। हम एनसीईआरटी को एक बार वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको अपने सेशंस में बताया। मैंने आपको एक सेशन दिया था जहां पर मैंने बताया था हाउ टू मेक नोट्स फॉर बायोलॉजी। वहां पर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया था एनसीईआरटी को कैसे हम पढ़ करके याद रखेंगे या क्या चीज़ें उसमें से हमें नोट्स में इंक्लूड करनी है। तो वहां पर भी इसका इंपॉर्टेंस था एंड अदरवाइज भी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग आपने कर ली होगी, लेकिन स्टिल मैं एक एक वर्ड आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक एक लाइन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो आप इस सेशन में अटेंड कर सकते हैं। आपके थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन एज वेल एज नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आप देना चाहते हैं उनकी प्रिपरेशंस के लिए ये वाला जो है सेशन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा चैप्टर हम इस सेशन में करेंगे कवर। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट एनसीईआरटी सेज, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। ये सब थोड़ा पोएटिक है। फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का वो कहती है कि लिविंग वर्ल्ड इज सो वंडरफुल, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, वी हैव वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स यानी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग हैबिटाट्स में रह रहे हैं। इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट कुड बी कोल्ड माउंटेन्स, इतने ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में, इतने ज़्यादा कोल्ड माउंटेन्स में भी लाइफ देखने को मिलती है। डेसिडियस फॉरेस्ट में भी लाइफ देखने को मिलती है। ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग में भी लाइफ देखने को मिलती है। और ये जो हॉट स्प्रिंग वाला पॉइंट है ये आपको 12th में भी आएगा बेटा। तो हॉट स्प्रिंग्स लीव अस स्पीचलेस, यानी कि हम अगर अपने आप को देखें तो हम कितने रिस्ट्रिक्टेड एरिया, रिस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर, रिस्ट्रिक्टेड हैबिटाट में ही रह पाते हैं। हम एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड ऐसे टेम्परेचर्स में हम नहीं रह पाते, लेकिन स्टिल देयर इज लाइफ सर्वाइविंग इन दोज हैबिटाट। अभी भी वो जो एक्सट्रीम हैबिटाट्स हैं वहां पर लाइफ पाई जाती हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder। और ये सारी चीज़ें देखकर हमें मतलब एक वंडर होता है that how they are doing all this। ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community or even at the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। तो बेटा हमने इतने सारे लाइफ फॉर्म्स देखे, अलग अलग जगह पर लाइफ फॉर्म्स देखे, एक सेल के अंदर भी इतनी सारी साइंस है। अब आप सेल का जब चैप्टर पढ़ोगे इसी साल 11th में और फिर सेल साइकिल पढ़ोगे, वो एक अलग से चैप्टर है। यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट टू सी कि एक छोटे से सेल में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो लिविंग वे है, इनका जो हैबिटाट है, उस सब को हमें देख के लगता है कि हाउ दिस लाइफ इज टेकिंग प्लेस। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग हैबिटाट में ये लाइफ चल कैसे रही है। व्हाट इज लाइफ? द क्वेश्चन हैज 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। अब वो कहते हैं कि इसी क्वेश्चन में 2 और क्वेश्चन भी हैं। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट living is opposed to the non living। तो एक तो उन्होंने बोला कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, पहला क्वेश्चन ये। एंड द सेकंड इज फिलोसॉफिकल वन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा फिलोसॉफिकल है, सीक्स द आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। मतलब पहला क्वेश्चन तो उन्होंने ये कहा कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, और दूसरा उन्होंने ये बोला कि ये जो लाइफ मिली है इसका पर्पस क्या है, जो कि बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ?
एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। तो हम क्योंकि साइंस की बात करते हैं, हम साइंटिस्ट के तरीके से सोचते हैं, उनके नज़रिए से सोचते हैं, तो हम इस बात को डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, लेकिन येस वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। तो हम लिविंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर फोकस करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग वाले पॉइंट पर भी फोकस करेंगे। एंड विद दैट इट स्टार्ट्स विद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यहीं से हमारा पहला लेक्चर आपको याद आ जाना चाहिए कि हमने पहले लेक्चर में क्या सब चीज़ें डिस्कस की थी। अब मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू पुट अ लाइट ऑन दैट कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, और उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ भाई हो रही है तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे हुई, यूनिसेल्यूलर में कैसे हुई, और ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखी गई तो कैसी हुई। सेम चीज़ें लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग में भी यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर के लिए हमने सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, उन्हीं को हम यहाँ पर इलैबोरेट करेंगे। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप अपने आसपास देखोगे बेटा तो आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड और योर पेट्स और अदर एनिमल एंड प्लांट। चाहे आप पॉटेड प्लांट की बात करो, चाहे आप बर्ड्स की बात करो, अपने घर में किसी पेट की बात करो, तो हमें डाइवर्सिटी दिखती है, हमें वेराइटी दिखती है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं। There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes। और कुछ ऐसे organisms भी हैं जो हम अपनी naked eyes से नहीं देख सकते, यानी कि वो बहुत small है, they are very small in size, but they are all around you। तो वो फिर भी हमारे आसपास हैं। And when it says that you cannot see it with your naked eyes, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो फंजाई ऐसे तो दिखती है आपको, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं दिखता। बैक्टीरियाज बहुत छोटे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। सो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, एन नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन एंड रेंज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी would increase। obviously if you were to visit a dense forest, अगर आप एक dense forest में जाओगे तो you would probably see much greater number and kind of living organisms in it। बेटा फॉरेस्ट में नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपको वहाँ पर प्लांट किंगडम से बहुत सारे प्लांट, एनिमल किंगडम से बहुत सारे एनिमल्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। अलग अलग वेराइटी में, प्लांट्स भी हैं तो अलग अलग वेराइटी में है, एनिमल्स भी हैं तो अलग अलग वेराइटी में है। तो अगर आप किसी फॉरेस्ट की बात करते हो तो आपको वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। और आपको पता है आप जब किसी प्लांट को देख रहे हो तो वो एक कोई और स्पीशीज है, मतलब अगर वहाँ पर 4 तरीके के प्लांट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो चारों प्लांट एक ही स्पीशीज़ के, वो अलग अलग स्पीशीज़ के हैं। अगर वहाँ 4 तरीके के एनिमल्स हैं तो वो अलग अलग स्पीशीज़ हैं। तो एक फॉरेस्ट ऐसी जगह है जहाँ पर आप इस बात को समझना, क्योंकि मैं आपको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम क्या है इसका समझा चुकी हूँ, है ना, हायरार्की हम समझ चुके हैं। इस चीज़ को इमेजिन करना कि एक प्लांट किंगडम से अलग अलग वेराइटी ऑफ स्पीशीज, एक एनिमल किंगडम से अलग अलग वेराइटी ऑफ एनिमल्स कहाँ मिल रहे हैं आपको? फॉरेस्ट में। सो द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, आज तक जितनी स्पीशीज को हम जानते हैं या जितनी डिस्क्राइब की गई है, वहाँ सेशन में भी बताया था, इट रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। और ये वाला पॉइंट आपको मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। ये वाला पॉइंट जो है ये आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8। ठीक है, और इन्होंने रेंज बताई है, रेंज बताई है, रेंज कितनी है? 1.7 टू 1.8, 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पर बनता है बेटा क्वेश्चन, अभी तक जो हमने पढ़ा।
दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, और यही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो इसी को, ये जो हमारे पास इतना ह्यूज नंबर है, इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। All right, so this is your biodiversity. Now we should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. अब हमने कहा कि हम इतने रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं, इतनी स्पीशीज हमें पता है, इसके बावजूद अगर हम किसी नए एरिया में जाएं जहां नई नई लाइफ स्टार्ट हुई है, या हम किसी ऐसे एरिया में जाएं जो कि ओल्ड एरिया है, ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो बेटा इसके अलावा भी हमें कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज देखने को मिलती हैं, कुछ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। और ये भी बात सही है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिफाइड हो, हमें न्यू ऑर्गेनिजम्स मिले, न्यू स्पीशीज मिली विच आर नॉट इवन येट आइडेंटिफाइड, यानी देयर इज मोर टू identify and discover. So as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. तो हमने जैसा पहले भी कहा, दुनिया में millions of plants and animals present है, ठीक, okay. We know the plants and animals in our own एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। अब ये धीरे धीरे टॉपिक पर आ रहे हैं, अभी तक जनरल चीज़ें चल रही थी। इन्होंने कहा कि हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं अभी तक उनको हम उनके लोकल नेम्स के हिसाब से जानते हैं, यानी आप जिस जगह रह रहे हो उस जगह यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज में ही हम उस नाम को जानते हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, तो मुझे भोपाल में रहती हूँ, मुझे क्या पता कि साउथ में जाऊँगी तो चीज़ों के नाम डिफरेंट होंगे ना, तो मुझे नहीं पता कि वो लोग मैंगो को क्या बोल रहे हैं, या फिर मुझे नहीं पता कि वो किसी और वेजिटेबल को, किसी और फ्रूट को क्या बोलते हैं। ऐसे ही हम किसी भी एरिया में जाएंगे तो हर जगह लोकल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। कहीं मराठी में बोल रहे हैं, कहीं पर हरियाणवी में बोल रहे हैं, कहीं पर कन्नड़ यूज़ हो रही है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग बोल रहे हैं, तो हमें लोकल नेम्स ही पता होते हैं। द लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जगह हर जगह, क्योंकि लैंग्वेजेस बदलती हैं। इंडिया, वी आर इन सच अ कंट्री जहाँ पर पग पग पे लैंग्वेज बदल जाती है, कुछ मतलब किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो जब लैंग्वेज चेंज होती है तो क्या होता है, नाम बदल जाते हैं चीज़ों के, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इवन विद इन अ कंट्री, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other or to refer to an organism we are talking about. तो अगर हमें कोई एक कॉमन नेम ना मिले, कॉमन नेम मतलब कॉमन नहीं बोलना चाहिए, स्पेसिफिक टेक्निकल नेम ना मिले जिसको हम पूरी दुनिया में बोलेंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि अच्छा, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, अब हम डिस्कस कर चुके हैं सेशन में, तो आप जानते हो मैंजीफेरा इंडिका आप कहीं भी बोलोगे दुनिया में सब समझ जाएंगे कि आप मैंगो की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप आम बोलोगे तो चौसा आम, लंगड़ा आम, ये वाली चीज़ें उनको नहीं पता होंगी भाई दुनिया भर को, लेकिन क्या पता है, टेक्निकल नेम्स पता है ना। तो टेक्निकल नेम्स हमारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर देते हैं, एंड इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई एंड टॉक एंड डिस्कस अबाउट एन organism with its scientific name. Hence there is a need to standardize the naming of living organism, और इन्हीं सब प्रॉब्लम के चलते ये ज़रूरी हो गया कि हम living organisms को scientific names दें, such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिला, सबसे पहला पॉइंट हमें मिला बेटा nomenclature के बारे में। It is about nomenclature. ओके, तो नेमिंग, नॉमेनक्लेचर इज नथिंग बट नेमिंग। और नेमिंग क्यों की गई, नेमिंग की गई टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू अवॉइड कंफ्यूजन। और बेटा कंफ्यूजन क्यों हुआ था, क्योंकि हमेशा नेम्स लोकल लैंग्वेज में बोले जा रहे थे। कंफ्यूजन का पॉइंट कहाँ से आया, कंफ्यूजन हमको हुआ ड्यू टू लोकल नेम्स, ड्यू टू लोकल नेम्स, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी था कि हम नॉमेनक्लेचर पे ध्यान दें, तो साइंटिफिक नेमिंग विल बी गुड। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। तो नेम आप किसी चीज़ को कैसे देते हो, नेम आप देते हो, देखो अब ये वाले नेम हमारे घर में बच्चों के नाम रखने वाले नाम नहीं है,
हम बच्चों के नाम उनके फीचर देख के नहीं रखते, हम नाम ये सोच के रखते हैं कि नाम से इसका फीचर ऐसा होगा, तो वो एक अलग कंसेप्ट है ना। जो भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग हैं उनके नेम्स हम उनके फीचर्स देख के रखते हैं, कैसा दिखता है, कैसा टेस्ट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके हिसाब से नाम रखा जाता है। टू नो वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। और एक बार आपने अगर नॉमेनक्लेचर कर लिया तो फिर आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो नॉमेनक्लेचर के बाद आता है बेटा, सॉरी, नॉमेनक्लेचर के बाद आता है कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एक बार आप कैरेक्टर्स जान गए, नाम जान गए, अब इजी है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन साइंटिफिक नेम। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने तरीके निकाले कि भाई नेमिंग कैसे होनी चाहिए। ईच नोन ऑर्गेनिज्म, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो है ना, ये दुनिया के सारे बायोलॉजिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। नाउ इफ फॉर द प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन दी। अब अगर प्लांट्स की आप बात करोगे तो उनके नेमिंग का जो क्राइटेरिया है वो कहाँ से आता है, वो आता है कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कहाँ से आता है? इट इज फ्रॉम द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICBN। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल। उनके पास एनिमल की नेमिंग के लिए क्या है, अब आपको याद होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN। नाउ वी हैव अनदर पॉइंट, ठीक है, कौन सा वाला, कि हमने जो नेमिंग करी वो हमने प्लांट्स के लिए कैसे करी, तो प्लांट्स के लिए मिला हमें ICBN से नेमिंग, और एनिमल्स के लिए बेटा हमें किससे मिली नेमिंग, ICZN, ठीक है। तो यहाँ मैं जितनी चीजें लिख रही हूँ, आई एम टेकिंग आउट ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड राइटिंग ओवर हियर। तो आप अपने बुक में अगर चाहो तो ये चीजें ही मार्क करना है ना, ये तो मैं समझाने के लिए पूरा मार्क कर रही हूँ, पर आप सिर्फ ये मार्क करके चलना। नेमिंग प्लांट्स की होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर्स के थ्रू, और एनिमल्स में जो नेमिंग होती है वो होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के थ्रू। नाउ साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म का दुनिया में बस एक ही नाम हो, ऐसा ना हो कि जगह जगह जाने पर नाम चेंज हो जाए। सो इट एंश्योर्स ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। अब दुनिया के किसी भी कोने में अगर बात हो रही है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ये टेक्निकल नाम बोलने से सब समझ जाएंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। बस इतना ही बोला है। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड बिफोर एनी काइंड ऑफ, अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इंश्योर किया जाता है जैसे मैंजीफेरा इंडिका हमेशा मैंगो के ही लिए यूज हो पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि पहले मैंजीफेरा का मतलब कुछ और होता था, अब मैंजीफेरा का मतलब मैंगो है, ये नहीं होगा। नाम हमेशा स्पेसिफिक ही रहेगा, एक ही के लिए वो टेक्निकल नेम रहेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, the biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to organism. Each name has two component, हर नाम के दो component थे। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कौन से दो कंपोनेंट हैं हर नेमिंग के लिए। the one is and the another one is। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, लिख दिया? यस। अब चेक करो। अच्छा, कमेंट में लिखना क्यों जरूरी है? जैसे आप मुझे कुछ भी चीज बेटा कमेंट में बताते हो ना कि मैम लेक्चर हमें समझ में आया, आप दूसरा लेक्चर जल्दी लाइए, तो आई ऑल्सो फील द एनर्जी कि हाँ बच्चा कनेक्ट कर रहा है, बच्चे को जरूरत है दूसरी चीज की, तो आई विल डू दैट। फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो कई सारे बच्चों ने बीच बीच में मुझे रिप्लाई किया, तो आई रियली फेल्ट गुड एंड आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट इट। यही एक ज़रिया है हमारे बहुत अच्छे कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए। मैं आपको उतनी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँगी जितना आप मुझे बताओगे, जितना आप मुझसे इंटरैक्ट करोगे। तो कभी अगर आपको बोला जाए ना कि कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो बेटा प्लीज़ लिख देना है, ठीक है। अच्छा, नाउ so there are two components, one is genus and the other one is specific epithet. So the generic name and the specific epithet, the system of
sorry, the system of providing name with two component is called binomial nomenclature, और दो component के साथ naming देना is called as binomial nomenclature, हम पढ़ चुके हैं. The naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system using two word format was found convenient. ये काफ़ी convenient पाया गया. ठीक, इसमें से हमें क्या क्या निकाल लेना है? इसमें से हमें निकाल लेना है कि बेटा नेमिंग हमेशा जब भी की गई, नेमिंग जब भी की गई तो उसके दो कंपोनेंट्स थे, और वो कंपोनेंट्स क्या क्या थे? पहला जीनस यानी कि जेनरिक, ठीक है, तो पहला जेनरिक नेम होगा, और दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट. मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ. इस तरीके के कंसेप्ट को जहाँ नेमिंग दो कंपोनेंट से की जाए उसे बेटा हम क्या कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. That is called as binomial nomenclature, which is important for you to remember. ठीक, तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? ये जो नेमिंग का कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो. फिर उन्होंने मैंगो का एग्जांपल लिया टू अंडरस्टैंड दी way of providing scientific name. तो scientific name of mango is Mangifera indica. क्या नाम है? Mangifera indica पे बात आ गई. तो यहाँ से आपने एग्जाम्पल निकाला है एनसीईआरटी के थ्रू, के थ्रू, दैट इज Mangifera indica. अब मैंजीफेरा इंडिका मैं जब भी लिखूंगी तो आपको पता है कि हमें इसको कैसे लिखना है. तो हाथ से लिख रहे हैं अगर, तो आप पहले इसमें क्या करोगे? पहले इसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे, दूसरा जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे. लिखने के बाद दोनों को अंडरलाइन करोगे. ये लिखने का तरीका है. और बेटा प्रिंट कैसे होता है? इस तरीके से, इटैलिक्स में. So let us see how it is a binomial name. अब हम देखते हैं कि binomial name कैसे है. In this name, Mangifera represent genus. इस name में बेटा जो Mangifera है वो क्या represent कर रहा है? genus, and indica is a particular species या फिर स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि हमने यहाँ बात कर ली. अदरवाइज यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज. उसके बाद बेटा आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको थ्योरी में क्वेश्चन आएगा, दैट इज द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर. पहला कहता है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन. क्या बोला है? कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे? लैटिन लैंग्वेज में. एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स. दे आर इटैलिसाइज्ड. मैंने आपको लेक्चर में भी ये बताया था और बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिख के भी बताया था फिर कमेंट सेक्शन में. दे आर इटैलिसाइज्ड एंड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. तो ये इनका लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिन क्यों था? इसलिए था क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज जिसमें आगे जाकर कुछ एवोल्यूशन, कुछ नई चीज़ें ऐड नहीं होनी, उसको कोई यूज़ ही नहीं करता. तो वो डेड लैंग्वेज थी. सो इट इज़ ईजी टू एक्सेप्ट दैट लैंग्वेज. और उसमें कभी कोई लड़ाई नहीं होगी कि नहीं हमारी लैंग्वेज में तो ऐसा बोलते हैं तो तुम्हारी लैंग्वेज में तो वैसा बोलते हैं, तो हमारा वाला क्यों नहीं बोल रहे, तुम्हारा वाला क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. तो लैटिन वाज द गुड थिंग. द फर्स्ट वर्ड, जो पहला वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम में, इट रिप्रेजेंट्स द जीनस, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. तो वो तो हम बात कर ही चुके हैं. दूसरा, 1 मिनट. दूसरा is what? Both the words in a biological name जब भी हैंड रिटन होंगे they are separately underlined. हैंड रिटन तो separately underline करना है और प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में करना है, which indicate their Latin origin. ठीक है. The first word denoting the genus starts with capital letter. जो first word है वो हमेशा start किससे होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. हमने भी ऐसा ही लिखा है. while the specific epithet starts with small letter. तो जो स्पीशीज होगा उसको आप किससे लिखोगे? स्मॉल लेटर से लिखोगे. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका. तो फिर रूल्स हमको क्या क्या मिल गए बेटा? रूल्स हमें क्या क्या मिले हम उनको यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं कि हमने क्या याद किया. ठीक है. कौन कौन से रूल्स मिले? पहला, जो भी नेमिंग होगी वो किस में होगी बेटा? लैटिन
लैंग्वेज में होगी, लैटिन लैंग्वेज में होगी। ठीक है, अब इनके पास 4 पॉइंट्स है, इन 4 पॉइंट्स पे मत जाना, मैं इनको तोड़ के आपको छोटे छोटे पॉइंट्स रिवाइज करा दे रही हूँ। लैटिन लैंग्वेज में होगा, दूसरा इटैलिक्स में लिखा जाएगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा, दैट इज इट विल बी इटैलिसाइज्ड। तीसरा, थर्ड वन इज जब भी आप हैंड रिटन लिखोगे, हैंड रिटन, तब उन्हें दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है दोनों वर्ड्स को। और जब भी आप इसे प्रिंट करोगे तो प्रिंट करते वक्त ये इटैलिक्स में ही प्रिंट होगा, तो उसी के लिए है इटैलिसाइज्ड। तो ये वाला पॉइंट मैं अच्छा इरेज करके एक साथ ही कर देती हूँ, है ना, आपको इजी हो जाएगा। इटैलिसाइज्ड व्हाइल प्रिंटिंग, जब भी प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में ही प्रिंट करेंगे। ओके, एंड देन जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे मैंजीफेरा, तो वो क्या है, जीनस। जीनस विल ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जीनस विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, विथ कैपिटल लेटर। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से, और जब आप स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे बेटा, स्मॉल लेटर से। स्पीशीज को आप जब भी लिखोगे आप उसे कैसे लिखोगे, इट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। ठीक, ये हो गए आपके रूल्स, जो भी हमने यहाँ पढ़े मैंने उसे ब्रेक करके यहाँ लिख दिया है, तो इतना आपको याद रखना है। एग्जाम्पल ये हो गया मैंजीफेरा इंडिका का, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने पहले यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इनके तो ले लिए होंगे, इनको लिख लिया होगा बुक के साथ में, या बुक में ही आप अंडरलाइन करते जाइए, इसको भी, इसको भी। नाउ द नेक्स्ट, नेम ऑफ द ऑथर। अब बात आती है कि भाई आपने स्पीशीज लिख दिया, जीनस लिख दिया, सब ठीक है, लेकिन अब ये ऑथर का क्या, जिन ऑथर ने उसे पहली बार डिस्कवर किया था उनका नाम भी तो मेंशन करना होगा। तो ये वही बात कर रहे हैं, और आपको याद होगा मैंजीफेरा इंडिका लिन करके हमने लिखा था, लिन रोमन में ही लिखा जाता है, तो हमें इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है। तो हम इस चीज़ को अब डिस्कस करते हैं। आपने आई होप ये वाला लिख लिया होगा, जिनने नहीं लिखा है वो लिख लें। ओके, नेक्स्ट इज नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स। तो हमने बात करी थी कि जब भी ऑथर जिन्होंने पहली बार डिस्कवर किया है वो हमेशा इसको कैसे लिखेंगे बेटा, रोमन में ही लिखेंगे, उसको इटैलिसाइज करने की जरूरत नहीं है, एब्रीविएशंस में लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखना है। और नेम है तो ऑब्वियसली किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। सो नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर कैसा होगा, चलिए आइए उस पर बात करते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज के नेम के बाद आएगा नेम ऑफ द ऑथर। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इट इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका लिन। सो इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस। तो साइंटिस्ट का नाम लगाने से क्या समझ में आता है कि पहली बार किसने डिस्कवर किया था। देखो बाद में तो और भी उसमें चेंजेस हुए होंगे, और भी साइंटिस्ट ने उस पर वर्क किया होगा, बट द फर्स्ट कम्स फर्स्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला जिसने डिस्कवर कर दिया दैट वाज इंपॉर्टेंट, उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। इंडिकेट्स दैट स्पीशीज that this species was first discovered by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all living organism, it is necessary to devise some means to make it possible. This is called classification. तो यहाँ पर हमने क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहली चीज क्या थी कि जब भी आप साइंटिस्ट का नेम लिखोगे, ऑथर का या फिर साइंटिस्ट का आप नाम लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, हमेशा आप वो लिखोगे एब्रीविएटेड फॉर्म में। ठीक है, सो ऑथर और साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द स्पीशीज, उनका जो नेम है वो किसके बाद लिखा जाता है। सो इट इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज के नाम के बाद लिखा जाएगा, अब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, और कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा,
रोमन में लिखा जाएगा। तो फिर एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल इज मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका लिन। और अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ मैंजीफेरा इंडिका, वो भी सेपरेटली, लिन को अंडरलाइन नहीं करेंगे, लिन को अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? दैट इज हाउ यू विल मेंशन साइंटिस्ट का नाम। तो ये हो गया बेटा एक फर्स्ट पैराग्राफ से जो भी हमने डिराइव किया। और अब हम आ गए हैं किस पर? सेकंड पैराग्राफ पर, जो कि स्टार्ट हुआ है यहाँ से, जो कि स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद दी सेकंड पैरा। सेकंड पैरा में हमने क्या पढ़ा कि दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनको पढ़ना, उनके बारे में डिस्क्राइब करना वाज नॉट इजी। तो पॉसिबल बनाने के लिए क्या करें? क्लासीफाई कर दिया। एक एक डॉग को, एक एक कैट को, एक एक प्लांट को ढूंढ ढूंढ के पढ़ना, डिस्क्राइब करना, तुम बताओ इजी है क्या? नहीं है। सोचो, हमारे लिए 3 सब्जेक्ट पढ़ना अगर टफ हो सकता है, तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके पढ़ना तो टफ होता ना। इसलिए क्या किया गया कि ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बना दिया गया, यानी कि उनका क्या कर दिया गया? क्लासिफिकेशन कर दिया गया। सो हियर कम्स क्लासिफिकेशन इनटू एक्शन। तो अब आती है बात किसकी बेटा? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की। ठीक, क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को मैडम पढ़ना इजी नहीं था। ठीक है, classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on easily observable characters. Classification क्या होता है? आप convenient category characters देख देख कर बनाते जाओ और ग्रुप बना के उनको एक कैटेगरी में डाल दो। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी, जैसे हमने घर की सफाई करने का एग्जाम्पल लिया था अपने सेशंस में। तो वो घर की सफाई आप कैसे करोगे? खाने की चीज़ें एक तरफ रखोगे, फिर कपड़ों को एक साइड रखोगे, फिर बुक्स को एक साइड रखोगे। बुक्स के बाद भी जब आप स्टडी में जाते हो तो बुक्स एक तरफ, बैग एक तरफ, स्टेशनरी एक तरफ, ये सारी चीज़ें अलग अलग रखते हो। ऐसे ही कपड़ों में भी घर के कपड़े अलग, बाहर के कपड़े अलग, धुलने के अलग, धुले हुए अलग, प्रेस किए हुए अलग, अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं ना हम। तो ये ही कैटेगरीज हमने ऑर्गेनिजम्स में बना दी। ठीक है, सो इट वाज अच्छा, बनाई भी कैसे? इजीली ऑब्जर्वेबल। धुला कपड़ा है कि गंदा कपड़ा है, इजीली ऑब्जर्व हो रहा है। बुक्स हैं या बैग हैं, इजीली ऑब्जर्व हो रहा है। फ्रिज में रखने का कोई सामान है या फिर बाहर ही रखने का सामान है, इजीली ऑब्जर्व हो रहा है। तो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड हमने क्या किया? ग्रुपिंग कर दी, कैटेगरीज बना दी। दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल। कितना ईजी है? प्लांट्स बोल दिया, एनिमल्स बोल दिया। किसके बेसिस पे बोला? प्लांट को जब आप देखते हो तो आपको प्लांट का सेल थोड़ी बताता है भैया मेरा सेल है ना जो सेल वॉल के साथ है, वो थोड़ी बताता। हमें क्या दिखता है? हमें वो ग्रीन दिखता है। एनिमल्स जो हैं उनके सेल थोड़ी बताते हैं हमारे पास सेल वॉल नहीं है, बिना सेल वॉल वाले हैं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है तो हम एनिमल के सेल हैं। वो थोड़ी ना हमको बताने आते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये प्लांट है या एनिमल है? सिर्फ देखकर, मॉर्फोलॉजिकली, सुंदरता, एक्सटर्नल फीचर्स उसके देखकर हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। सो we easily recognize group as plants, animals, dogs, cats and insects. तो इनको हम easily क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं। Moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जैसे ही हम ये सारे नाम लेते हैं, इंसेक्ट का, डॉग का, कैट का, प्लांट का, एनिमल का, तो कुछ फीचर्स हमारे दिमाग में तुरंत आते हैं कि अच्छा डॉग मतलब वो जिसके 4 पैर हैं, जो सबसे ज़्यादा फेथफुल ऑर्गेनिज्म है। अच्छा कैट मतलब वो 4 पैर उसके भी हैं लेकिन वो है बड़ी क्यूट पर बहुत तेज़ है। अच्छा अगर हम एनिमल बोलते हैं तो एनिमल में दुनिया भर के एनिमल्स हमारे दिमाग में आते हैं 2 हाथ 2 पैर, 2 हाथ 2 पैर वाले। लेकिन अगर हम प्लांट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि उसकी स्टेम होगी, लीव्स होंगी, फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, या फिर प्रॉपरली ग्रीन होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, कंपेयर टू एनिमल्स विल बी मूविंग। तो कभी आपको प्लांट में और एनिमल में ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्लांट कौन सा वाला है और एनिमल कौन सा वाला है। कंफ्यूजन कब होगा? जब वो केमोफ्लाज करने लगे, यानी एक्टिंग करने लगे। वो भी आप 12th में इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? जैसे मैं डॉग बोलती हूँ तो क्या दिमाग में आता है?
मैं डॉग की ही बात कर रही हूँ। डॉग बोलते ही दिमाग में क्या आता है, वो वाला नहीं जो हम अपने भाई बहनों को बोल देते हैं, मैं वो वाले की बात कर रही हूँ जो हमारे पेट्स होते हैं या कॉलोनी में बाहर आसपास हमें मिलते हैं। तो डॉग के कुछ कैरेक्टर्स, ठीक, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कैट कौन सा वाला था, डॉग कौन सा वाला था, ऐसा कभी कंफ्यूजन होता है? नहीं होता। इट इज easily observable. Now we were to think of Alestians we know that we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, तो मैमल्स बोलते ही हमारे दिमाग में कुछ आ जाता है। अच्छा, मैमल्स कौन से वाले होते होंगे? जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स हो, जिनके स्किन पे हेयर हो, उन्हें हम कहते हैं मैमल्स। यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी, हेयर। Likewise, in plants we try to talk about wheat. Picture in each of our mind will be of wheat plant. तो wheat बोलते ही wheat plant आता है, राइस बोलते ही राइस आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। व्हीट बोलने से राइस नहीं सोचोगे, राइस बोलने से व्हीट नहीं सोचोगे। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी। तो देखो कितनी इजी, कितनी कन्वीनियंट कैटेगरी है। लेकिन ये कैटेगरी बेटा किसी ने तो बनाई होंगी तब हमारे लिए इजी हुई है। अगर ये बनी हुई नहीं होती तो हम कभी नहीं समझ पाते, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। व्हीट में, राइस में, डॉग में, कैट में, मैमल्स में, इंसेक्ट्स में, हम उनको कैटेगराइज करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर। और वो कैरेक्टर्स ही अगर ना हो, वो कैरेक्टराइजेशन ही ना हो तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन कैरेक्टर्स देखकर कैटेगरीज बना देने से क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से क्या होता है? इजी हो जाता है हमारे लिए ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना, जानना, उनके बारे में बात करना, राइट? We used to study organism. The scientific term for these category is beta taxa. तो they are talking about classification में सबसे पहले they spoke about taxa. तो taxa क्या होता है? taxa क्या होता है? taxa is a group of organism जो आगे जाके खुद ब खुद एक कैटेगरी है ना? So they talk about taxa. Taxa बहुत important है। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. तो taxa में जो वो हैं categories हैं वो अलग अलग levels में हैं। Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. देखो wheat अपने आप में अलग ग्रुप है, राइस अपने आप में अलग ग्रुप है, पूरा को पूरा प्लांट अपने आप में एक अलग ग्रुप है, इंसेक्ट अलग ग्रुप है, डॉग अलग ग्रुप है, कैट अलग ग्रुप है, पूरा का पूरा एनिमल एक अलग ग्रुप है। तो ये सब कुछ क्या है? अलग अलग टैक्सा। लेकिन अब आगे क्या स्टोरी हुई? ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, व्हीट इज अ टैक्सा, सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, देयरफॉर animals, mammals and dogs are represented at different levels. तो ये जो टैक्सा होते हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं, इनको आप रिप्रेजेंट करते हो, इनको आप रिप्रेजेंट करते हो at different अरे क्या हो गया बाबा? at different at different levels, ठीक है? at different levels. टैक्सा में अलग अलग लेवल्स होंगे। बड़ा लेवल प्लांट, बड़ा लेवल एनिमल, छोटा लेवल प्लांट का छोटा लेवल कौन सा हो गया? व्हीट, राइस। एनिमल का छोटा लेवल, यहाँ के एग्जाम्पल के हिसाब से एनिमल का छोटा लेवल कौन हो गया? डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, ये सब उनके अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है? ओके, सो द नेक्स्ट इज, अच्छा पहले इसका ले लिया आपने मतलब स्क्रीनशॉट मत लेना, लिख लेना अपने बुक के साइड में या फिर मार्क कर लेना बुक में। ओके, नाउ हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करें, सो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दुनिया में प्रेजेंट सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने अलग 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 ग्रुप्स में बांट दिया। नाउ वो ग्रुप्स क्या कहलाए? टैक्सा। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। द प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है? ब्रैकेट में लिख रही हूं, फॉर्मिंग
फॉर्मिंग डिफरेंट टैक्सा और ग्रुप। फॉर्मिंग डिफरेंट, ये अच्छा नहीं लिखा है, एक मिनट, फॉर्मिंग डिफरेंट टैक्सा और ग्रुप, ठीक है। अगर आप ग्रुप या टैक्सा फॉर्म कर रहे हो तो वो क्लासिफिकेशन कहलाया, एंड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनमी, इट इज कॉल्ड टैक्सोनमी। तो हमें मिल गया एक नया कंसेप्ट विच इज टैक्सोनॉमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सटर्नल। अब आप बात कर रहे हो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो क्या आपको याद आया, मैंने आपसे कहा था कि क्लासिफिकेशन का, टैक्सोनॉमी का बहुत नाइस कैरेक्टर है। तो मैंने आपको सिखाया था नाइस कैरेक्टर, मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, नाइस कैरेक्टर, याद आया। नाइस कैरेक्टर में N स्टैंड्स फॉर नॉमेनक्लेचर। एक सेकेंड, ये नाइस कैरेक्टर वाली बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, ये वो वाली बात कर रहे हैं बेटा। एक मिनट, आई मिस्ड इट। ये पता है किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, अगर आप पहचान गए हो, ये बात कर रहा है मर्फी अन्ना वाली। कौन सी? मर्फी अन्ना। मैंने आपको सिखाया था मर्फी, मैं अलग से लिख दूं क्या? इस पेज पर आएगा नहीं पूरा, है ना, फिर हमें बाकी चीजें भी लिखनी है। ये बेटा बात कर रहा है मर्फी अन्ना की इको फ्रेंडली एम्ब्रॉयडरी उल्टी है। ये पढ़ाया था, उल्टी है, ये याद रखने के लिए बताया था मैंने आपको। याद आया? अगर नहीं आया तो समझो, ये बोल रहा है मर्फी यानी कि मॉर्फोलॉजिकल, और बेटा मॉर्फोलॉजिकल समझना ही पड़ेगा। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, अन्ना स्टैंड्स फॉर एनाटॉमिकल फीचर्स यानी कि इंटरनल फीचर्स, एनाटॉमिकल फीचर्स यानी कि इंटरनल फीचर्स। इकोलॉजी, इट स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन एम्ब्रॉयडरी, इट स्टैंड्स फॉर एम्ब्रियोलॉजी, ओके। एंड उल्टी है तो उल्टी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, एक मिनट, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स मतलब सेल के रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है, मैं इसका एक और सिंपलर वर्जन लिख देती हूँ। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स, एनाटॉमिकल यानी इंटरनल, बॉडी के अंदर के फीचर्स। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी इज एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बेटा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बेटा? सेल रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो ये बात कर रहा है कि यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, इसको मैं एक एक को वो कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। मॉर्फी अन्ना की इको फ्रेंडली एम्ब्रॉयडरी का मतलब ये होता है, उल्टी है का मतलब ये होता है का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और की का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
ये है का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और की का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अलग से छोड़ दो, है ना, ये अलग से मतलब इसको मार्क कर लो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमने बात की थी अपने सेशन में, यही बात कर रहे हैं वो वहां पर। अब आप देखो फिर से, देखो टैक्सोनॉमी में एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स लिखा है बेटा, देखो ये कलर नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, देखो लिखा है एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मतलब एनाटॉमी, along with structure of cell, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब क्या है, एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। मॉर्फी अन्ना ने एम्ब्रॉयडरी करी बेटा, कैसी करी, इको फ्रेंडली करी बेटा, और वो उल्टी करी, ठीक है, तो उससे हम इसको याद रखेंगे। ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज, हेंस कैरेक्टराइजेशन, अरे ये तो भाई गजब की बात आ गई, ये तो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेंस कैरेक्टराइजेशन, अरे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर दी बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हमें क्या क्या चाहिए बेटा, टैक्सोनॉमी में हमें क्या क्या चाहिए वो देखो। कैरेक्टराइजेशन, अरे यार नाइस कैरेक्टर याद कराया था ना मैंने आपको, नाइस कैरेक्टर याद कराया था, नाइस कैरेक्टर याद कराया था मैंने आपको, किसका बेटा, टैक्सोनॉमी का नाइस कैरेक्टर होता है ऐसा बोला था। तो नाइस में क्या आता है, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन तो है ही, कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन। सो नाइस कैरेक्टर, ये मिला करके क्या होता है बेटा, ये मिला करके होता है आपका टैक्सोनॉमी, ये मिला करके क्या होता है बेटा, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमिकल प्रोसेस के लिए बड़ा बेसिक होता है नॉमेनक्लेचर का होना, ना मतलब नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन यानी कि आइडेंटिफाई करना बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन, तो आपने ग्रुप्स बना दिए, फिर आता है कैरेक्टराइजेशन यानी कि कैरेक्टर्स जो आप डिफाइन करते हैं, और इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। तो टैक्सोनॉमी बेटा कुछ भी नया नहीं है, मतलब हमने हमेशा कोशिश करी है कि हम क्या कर सकें, ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई करें, उनके बारे में डिस्क्राइब करें, स्पेशली उनको जो एटलीस्ट हमारे यूज़ के हैं। देन इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हेंस अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो जो पहले क्लासिफिकेशन दिया गया उनको इस तरीके से दिया गया कि ये खाने की चीज़ें हैं, ये पहनने की चीज़ें हैं, ये हमको अपना शेल्टर बनाने में हेल्प करेंगी, तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन भी था, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, ये साइंटिफिक है क्या, नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने पर्पस सॉल्व करने के लिए कैरेक्टराइज करके आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ये साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं है, ये काफ़ी मतलबी क्राइटेरिया है, राइट। ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी, बट ऑल्सो रिलेशनशिप। अब भैया हमें ये भी जानना था कि दो ऑर्गेनिजम्स में, दो अलग ऑर्गेनिजम्स में आपस में रिलेशनशिप कैसा है, मतलब उनका एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप भी कैसा है, कौन किससे बन के आया है, व्हाट इज द रिलेशनशिप। सो द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो मैंने तुमसे कहा था सिस्टमैटिक्स जानने के लिए उसमें क्या करना है, पूरा का पूरा ये फीचर्स कौन से, टैक्सोनॉमी वाले, और इसमें अगर आप प्लस कर दो, सॉरी आई यूज डिफरेंट कलर, इसमें अगर आप प्लस कर दो, इसमें अगर आप प्लस कर दो, क्या चीज बेटा, क्या चीज ऐड कर दें इसमें हम लोग, इसमें हम ऐड कर दें अपना क्या, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स। तो पता है ये क्या बन जाता है, तो फिर ये मिलाकर बन जाता है, मिलाकर बन जाता है सिस्टमैटिक्स। क्या बन जाता है, सिस्टमैटिक्स।
सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इतना क्या था बेटा, टैक्सोनॉमी, लेकिन इसको इंक्लूड कर लो साथ में, रिलेशनशिप लगा दो तो क्या बन जाता है, सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक जरूरी था। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, ये भी मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया है, सिस्टमा से आया है वर्ड सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमा का मतलब क्या होता है, इट मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और फिर से हमारे सर लीनियस आ गए बातों में। तो सर लीनियस ने क्या किया था उस पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पहले इतना नोट कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये नोट करिए, ओके। नाउ वी गो टू नेक्स्ट। लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरे एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो आपको याद है लीनियस सर की बुक थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। कौन सी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि कौन किससे डिसेंड होकर आया है। So they talk about evolutionary relationship, जहां पर हमें पता चलता है कि कौन किसका एंसेस्टर है, कौन किसका क्या है, एंसेस्टर है, कौन किससे बन के आया है। तो अगर हम क्या कर दें, अगर हम जोड़ दें किसको किसको, हम जोड़ दें बेटा नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट, फिर हम जोड़ दें बेटा क्लासिफिकेशन, नहीं अपन कायदे से ही चलते हैं, है ना, एक मिनट, नॉमेनक्लेचर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद बेटा कैरेक्टराइजेशन। इन सब के साथ हम एक और चीज जोड़ेंगे, क्या, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो तब ये मिल करके क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी, सॉरी सिस्टमैटिक्स, ठीक है, बात क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या किया हमने, टैक्सा बनाए थे। टैक्सा यानी क्या होता था, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप, जिसको हम क्या कहते थे, क्लासिफिकेशन। यही जो ग्रुप्स है ना, इनको हम टैक्सा कहते हैं। टैक्सा अलग अलग रैंक के होते हैं, कोई बड़ा ग्रुप है बड़ा टैक्सा, कोई छोटा ग्रुप है छोटा टैक्सा, तो अलग अलग टैक्सा को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। जब हम टैक्सा को कैटेगरी में अरेंज करके, लेवल्स में, रैंक्स में अरेंज करके जमा देते हैं, तब वो क्या बना देते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से मिलाकर क्या बनती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनती है। Classification is not a single step process, but it involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. Classification बहुत simple process नहीं होता, क्लासिफाई करने निकले हैं तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता है, इट इन्वॉल्व्स हायरार्की, मतलब बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा ग्रुप, ऐसा हमें क्या बनानी पड़ती है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। हर स्टेप एक रैंक है, एक कैटेगरी है। जैसे अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं ना, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, कहीं पर भी आप जाओगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डेजिग्नेशंस होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर उनके ऊपर और बड़े बड़े लेवल्स। तो ये लेवल्स क्या हैं, रैंक है। ये लेवल्स क्या हैं, कैटेगरी हैं। और ये मिल करके जब आप इनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो वो क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नाउ since the category is part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। all categories together constitute taxonomic hierarchy। सारी categories को मिला दें तो वो क्या बनाती हैं,
टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी एक यूनिट है हमारे क्लासिफिकेशन का। इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। तो आप आसानी से जानते हैं टैक्सॉन क्या है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 pairs of jointed legs। तो इंसेक्ट का कुछ कैरेक्टर है, वो क्या है? 3 pair of jointed leg। It means insect are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank और category। तो इंसेक्ट की एक कैटेगरी बना दी गई based on its character। Now, can you name the other such or a group of organism? क्या आपके दिमाग में ऐसे कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं? रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में वो ग्रुप्स और या वो कैटेगरीज लिख के बताओ जो आपके दिमाग में आती हैं, और लिखना ही है, सेशन में सीरियस रहना है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। तो कैटेगरी से हमें क्या पता चलती है? रैंक, कौन किस लेवल पर है, छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और हर एक रैंक, हर एक जो टैक्सॉन है वो क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। These taxonomic groups or categories are distinct biological entities, not merely morphological aggregates। सिर्फ morphological aggregates नहीं है, पूरी की पूरी ये क्या है? Categories हैं। All right, so this is done। अब हम move करते हैं next पे। Next is taxonomical studies of all known organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, then class, order, family, genus and species। all right, तो हमने इतने सारे कैटेगरीज बना लिए हैं और ये हम पहले भी याद कर चुके हैं। कौन कौन से? किंगडम, किंगडम, फाइलम, फाइलम को हम क्या बोलते हैं? और डिवीजन। फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली। फिर आता है, अरे ये टेढ़ा क्यों हो गया? 1 मिनट। फाइलम के बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। फिर आता है स्पीशीज। तो ये क्या है? कैटेगरीज। हाईएस्ट कैटेगरी कौन है बेटा? हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम। तो दिस इज द highest category and this is the lowest category, lowest category। ठीक है। फाइलम और डिवीजन। डिवीजन आप किसके केस में बोलते हो बेटा? प्लांट्स के केस में। फाइलम आप कब बोलते हो बेटा? एनिमल्स के केस में। कब बोलते हो? एनिमल्स के केस में। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज all organisms including those in plant and animal kingdoms have species as the lowest category। तो उन्होंने क्या बोला कि species जो है बेटा वो क्या है? lowest, सबसे lowest category है। Now the question you may ask is how to place organism into various category। कैसे आपने इन सब categories में organisms को जमा दिया? ये भी एक question बनता है। So basic requirement is the knowledge of characters। सबसे important क्या है बेटा? knowledge of character of an individual organism। अगर आपको कैरेक्टर्स पता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के, अगर आपको कैरेक्टर्स पता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? ग्रुप्स बना सकते हो। ठीक है, यू कैन पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस कैटेगरीज। नाउ नेक्स्ट इज दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग इंडिविजुअल। इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या सिमिलर चीजें हैं, क्या डिससिमिलर चीजें हैं, यानी कि क्या डिफरेंसेस हैं ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक जैसे ऑर्गेनिज्म में और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, उसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से कैटेगराइज किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम एक एक करके डिस्कस करना चालू करेंगे। और डिस्कस करना चालू बेटा हमने कैसे किया है? कैसे किया है बेटा? कैसे? पहले हमने किया है स्पीशीज को डिस्कस। ठीक है, तो हम स्पीशीज से लेके आएंगे किंगडम की तरफ। और हमें ये तो याद हो गया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस। और हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं बेटा? पढ़ना। पढ़ना हम कहाँ से चालू कर रहे हैं? पढ़ना हम चालू कर रहे हैं इधर से इधर, इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, अरे यार
यहाँ से हम डिस्कस करना चालू करेंगे, यानी कि वी विल मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। कहाँ से कहाँ जाएंगे हम? किंगडम से स्पीशीज की तरफ। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट इज स्पीशीज। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्पीशीज। अर्नस्ट मेयर सर ने स्पीशीज को डिफाइन किया था, सबसे छोटी कैटेगरी है। टैक्सोनॉमिक studies consider group of individual organisms. It consider group of individual organism with fundamental similarities as a species. Fundamental similarity, सबसे पहला पॉइंट species में आपको क्या याद रखना है? इनमें क्या है? इन organisms में कुछ fundamental similarity है, कुछ fundamental similarities हैं, similarities हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या बोला? वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। क्या देखना है हमको? हमको देखना है बेटा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी कि एक्सटर्नल फीचर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, कोई दिक्कत इतने में? एक्सटर्नल फीचर्स देखने हैं। लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका। घूम फिर के बात हमारे बेचारे आम पर आ गई कि मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो, पैंथेरा लियो यानी कि लायन, इन सब में बेटा, इन सब में मुझे ये बताओ कि कहाँ है आपकी स्पीशीज? आपकी स्पीशीज है इंडिका, आपकी स्पीशीज है ट्यूबरोसम, आपकी स्पीशीज है लियो, ठीक है। और बचे हुए इनके आगे के वर्ड्स क्या है? जीनस, जो स्पीशीज के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट्स। नाउ while the first word जो है, फर्स्ट वर्ड कौन सा? मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा क्या है? जेनरा है, यस। Now and represent another higher level of taxon or category. ये क्या represent करता है? Higher level of taxon को represent करता है। Each genus may have one or more than one specific epithet. तो हर जीनस का एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, यानी कि जीनस वही रहेगा, स्पीशीज बदलते चली जाएंगी। रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris. तो पैंथेरा में टाइग्रस भी हो सकता है, जो पैंथेरा टाइग्रस, पैंथेरा लियो लायन है, पैंथेरा टाइग्रस टाइगर है। सोलेनम includes species like Nigrum and Meliogena. So human beings belong to species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. Humans जो है हम क्या है? Humans are Homo sapiens. तो होमो सेपियंस में होमो सेपियंस, सेपियन उनकी स्पीशीज, होमो क्या है? जीनस। नाउ द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन होमो सेपियंस। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिली है, और वो क्या है? वो है हमारे एग्जाम्पल्स। तो कौन कौन से एग्जाम्पल मिले? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लिखो, मैं यहाँ लिखूंगी ताकि हमें अभी याद हो जाएगा कौन कौन सा। तो पहला एग्जाम्पल हमें मिला मैंजीफेरा इंडिका। लिख लिया? मैंजीफेरा इंडिका इटैलिक्स में लिखना होता है, हैंड रिटन अलग अलग लिखकर अंडरलाइन कर देना है। फिर हमें क्या मिला? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या मिला? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। फिर हमें क्या मिला? पैंथेरा लियो। फिर हमें मिला पैंथेरा लियो मिला हमको। फिर हमें क्या मिला? फिर हमें मिला कौन सा? होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमंस। तो होमो सेपियंस का एग्जाम्पल मिला। ऑल राइट, अच्छा इसके अलावा कौन से एग्जाम्पल्स मिले? इसके अलावा हमें सोलेनम वाला मिला था, इसके अलावा हमें पैंथेरा टाइग्रिस भी तो मिला था। अच्छा, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। ये सारे हमको क्या मिल गए बेटा? एग्जाम्पल। इनमें से मुझे बताओ कौन सा वाला स्पीशीज है? तो ये जो लास्ट नेम्स हैं ये कौन है? स्पीशीज। लास्ट नेम कौन से वाले? मैं इसको मार्क कर देती हूँ आपके लिए।
आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये लास्ट नेम्स आर दी स्पीशीज, ठीक है, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये सब क्या है बेटा? स्पीशीज हैं। ये सब क्या है? स्पीशीज। स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज। आगे वाले नेम्स क्या हैं? आगे वाले नेम्स आर दी जीनस, ठीक है। चलिए, जीनस कंप्राइज अ ग्रुप। जीनस में कौन आता है? जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ जेनरा। तो इनके कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर बढ़ता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इसमें कम हो गए। वी कैन से दैट genera are aggregates of closely related species. So they are aggregates of closely related species। ये वाली बात हमें याद रखनी है, थियोरी में भी क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। सो for example, potato and brinjal are two different species but belong to genus Solanum, and leo and leopard and tiger, ये सब कुछ several common features इनके same हैं। all species of genus Panthera, ये सब किसके species हैं? Panthera में। in this genus differs from other genus Felis which includes cat। तो हमें examples मिल गए भैया। examples क्या क्या मिले बताओ? पहला example हमको क्या मिला? पहला हमको मिला आलू, बैंगन और टमाटर। आलू, बैंगन और टमाटर एक ही जीनस के हैं, यानी कौन? सोलेनम। किसके हैं बेटा? सोलेनम। फिर हमें क्या मिला? फिर हमें मिला लायन, लेपर्ड एंड टाइगर। ये सब एक ही जीनस के हैं। जीनस कौन है बेटा? पैंथेरा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या? एग्जाम्पल्स जो यहाँ से हमें याद रखने हैं। और जीनस कौन सा वाला है बेटा? जीनस ये है, दीज आर दी जीनस, ये जीनस है। ऑलराइट, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज फैमिली। Family is the next category. Family has group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Species में सबसे ज़्यादा similarities थी, genus में थोड़ी कम हुई, और उसके बाद जब आप family पे आए तो और थोड़ी कम हो गई। तो genus और family क्या है? Group of related genera. This is group of related genera. This is group of related genera. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant. अगर आप plants की बात करोगे, plants की families में बात करोगे, तो वहाँ पर in plants, यहीं पे लिखती हूँ, in plants जो आप families form करते हो वो क्या क्या include करती है? तो it includes vegetative and reproductive features both। दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं प्लांट्स के केस में। यहाँ पर जब आप फैमिली बना रहे हो प्लांट की तो आप क्या क्या देखोगे? वेजिटेटिव फीचर्स भी देखोगे और रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी देखोगे। Then among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia, Dhatura, कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? Solanaceae को। कौन सी फैमिली? Solanaceae को। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is from the genus with the genus Felis, cat in the family Felidae। ठीक है, तो genus Panthera comprising lion, अच्छा हाँ, lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family Felidae। तो यहाँ पर हमको examples क्या क्या मिले? यहाँ पर हमको examples क्या क्या मिले? Examples are
फर्स्ट वन आपको क्या क्या मिला, ये अपना कौन सा, सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा, सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा किसको बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली को, सोलनेसी। किसको बिलोंग करते हैं, सोलनेसी को। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल एनिमल के केस में आपको क्या मिला, जीनस पैंथेरा, पैंथेरा में कौन आ गया, लायन, टाइगर, लेपर्ड। जीनस फेलिस के साथ रख दिया फेलिडे में, पैंथेरा, पैंथेरा फेलिस किस में रख दिया आपने रख दिया उसको फेलिडे में। तो आपके एग्जाम्पल्स कौन से बन गए, आपके एग्जाम्पल्स बन गए फेलिडे, सोलनेसी। तो ये दो एग्जाम्पल्स यहाँ मिले, एक प्लांट का एक एनिमल का। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व the features of cat and dogs, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families. तो जो cats हैं वो किस में आ जाती हैं बेटा, ये कहना चाह रहे हैं कि कैट और डॉग में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं, सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडे एंड कैनिडे। फेलिडे कैट वाली, कैनिडे डॉग वाली फैमिली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर, ऑर्डर 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 ऑर्डर। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। अभी तक हमने जितनी भी बात करी, यानी कि हमने बात करी स्पीशीज की, जीनस की और फैमिली की, उनमें क्या हुआ, उनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे कुछ जो सिमिलर थे। जनरली ऑर्डर एंड हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स। तो ऑर्डर वगैरह जो है वो कुछ एग्रीगेट कैरेक्टर्स पर बेस्ड आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है, हायर कैटेगरी मतलब हाईएस्ट तो नहीं बोलेंगे यस, लेकिन हायर कैटेगरी है। असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, इसमें कई सारी फैमिलीज को एक साथ रख दिया गया जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स थे। Similar characters are less is compared to different genera include in a family. Plant families में कौन कौन सी आई देखो, Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonials, mainly based on floral characters. ये किस पे बेस्ड किया था, floral characters पे। The animal order कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे और कैनिडे, मतलब डॉग और कैट दोनों की ही फैमिली को कार्निवोरा में रख दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स क्या क्या मिले, क्या एग्जाम्पल्स मिले। सो एग्जाम्पल्स हमें मिले ऑर्डर में, कौन से प्लांट वाला मिला हमको, ठीक है। प्लांट के हमें कुछ फैमिलीज मिली जैसे कि कॉन्वुलेसी, सोलनेसी, इनको इंक्लूड किया गया इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एनिमल। तो एनिमल में आपने फेलिडे, कैनिडे, इन सब को एक साथ रख दिया। किस में रखा था आपने इन सबको एक साथ, कार्निवोरा। कहाँ रखा था बेटा, कार्निवोरा में, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। तो ये हो गई आपका एक ऑर्डर, पॉलीमोनियल्स हो गए आपके दूसरे ऑर्डर। नेक्स्ट इज योर क्लास, ठीक है। क्लास में द कैटेगरीज इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। इसमें क्या आते हैं बेटा, रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जाम्पल, प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, प्लेस्ड इन मैमेलिया, प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल। तो आपने किसको रख दिया, प्राइमेटा को और कार्निवोरा को एक साथ रख दिया आपने मैमेलिया में। सो क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो। तो क्लास मैमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, कार्निवोरा भी आते हैं और प्राइमेटा भी आते हैं। ये हो गए इनके
नेक्स्ट होता है फाइलम, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, सबको एक साथ हाईएस्ट कैटेगरी में रखा, जिनको हमने क्या बोला, फाइलम। फाइलम को प्लांट के लिए हम फाइलम नहीं बोलते लेकिन डिवीजन बोलते हैं। ऑल दीज बेस्ड ऑन दी कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये भी मैंने आपको अपने सेशन में पढ़ाया है। इनके कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब है कि आपने फिशेस जो कि पानी में है, एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों पे हैं, रेप्टाइल्स जो ज़मीन पर रेंग कर चल रहे हैं, बर्ड्स जो आसमान में उड़ रही हैं, मैमल्स, मैमल्स में बहुत सारे आते हैं लेकिन हम भी आते हैं तो हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं, लेकिन हम सब मिलजुल के एक ही फाइलम में आते हैं। और वो फाइलम कौन सा कहलाता है बेटा, मैमेलिया, वो कहलाता है आपका कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा किसके बेसिस पर आपने बोला था, कॉर्डेटा was based on the feature that is presence of notochord and hollow dorsal hollow neural system। इन सब को मिलाकर हम एक ही फाइलम में आ गए। किस में आ गए बेटा, हम एक ही फाइलम में आ गए। और फाइलम कौन सी थी, कॉर्डेटा, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड दिस डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है, इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, इन केस ऑफ प्लांट्स जिसमें क्लासेस हो सिमिलर कैरेक्टर्स की, दे आर असाइंड टू हायर कैटेगरी बट दे आर टर्म्ड एज डिवीजन। वहाँ पर हम फाइलम वर्ड यूज नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारा किंगडम। सो किंगडम मतलब कि बहुत बड़ी, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप है, दो ही किंगडम है, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। और प्लांट किंगडम में आते हैं सारे के सारे प्लांट्स, दुनिया में जितने प्लांट्स हैं सब कुछ। एनिमल्स में आते हैं सारे के सारे एनिमल्स, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे। तो फिर मैडम वायरस कहाँ गया, वायरस भैया ये क्वेश्चन कुछ इंटेलेक्चुअल लोग पूछ सकते हैं। वायरस की कहानी अभी तक क्लियर नहीं है कि उसको लिविंग में रखें या नॉन लिविंग में रखें। तो वो जब लिविंग और नॉन लिविंग में से की लड़ाई से ही नहीं जीत पाया तो वो एनिमल और प्लांट की लड़ाई में तो कहीं भी नहीं आ सकता। तो किंगडम वॉज फॉर द एनिमल एज वेल एज फॉर द प्लांट। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू दिस ग्रुप। मतलब एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, अलग अलग फाइलम वाले ऑर्गेनिजम्स इसमें रख दिए गए। हाईएस्ट कैटेगरी है ये, क्या है बेटा, हाईएस्ट कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं किंगडम। एनिमेलिया का जो क्लासिफिकेशन है, एनिमेलिया इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। किंगडम प्लांटे एज दी, अच्छा कौन सा है बेटा किंगडम, सॉरी हाँ, किंगडम एनिमेलिया, अरे यार 1 मिनट हाँ, जस्ट वेट अ मिनट। किंगडम एनिमेलिया में आते हैं हमारे सारे एनिमल्स और किंगडम प्लांटे में आते हैं हमारे सारे के सारे प्लांट। सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो सब आ गए किसमें, ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। henceforth we'll refer to the two groups animal and plant kingdom। taxonomic category from species to kingdom, जब हम species से kingdom के बीच में जाते हैं, have been shown in this diagram। यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखो kingdom, पहले हम कहाँ से गए, स्पीशीज से जा रहे हैं ना, तो स्पीशीज से जाएंगे कहाँ, जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम, और फिर आता है आपका किंगडम। देयर आर broad categories, however taxonomists have also developed sub category। तो कभी कभी सब कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज भी होता है, लेकिन इट इज नॉट मेंशन, इट इज ओनली अ सब कैटेगरी इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। तो आपको स्पीशीज के बाद अगर सबसे छोटा ग्रुप सब स्पीशीज बनाना पड़ गया तो उसका ही एक वेरिएंट है, उसमें और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हम उसको यहाँ हम ब्रॉड कैटेगरीज इन्हीं को पढ़ रहे हैं, सब स्पीशीज की बात नहीं कर रहे। पर हाँ, ऐसे सब क्लासेस, सब कैटेगरीज भी होते हैं, क्लास नहीं बोलेंगे, सब कैटेगरीज भी होते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है इसमें कुछ भी नहीं है। लुक एट दी हायरार्की इन फिगर दिस, कैन यू रिकॉल दी basis of arrangement? For example, we go higher from species to kingdom, number of common characters goes on decreasing। हाँ, ये तो बड़ा important point है। As we go higher, species से kingdom की तरफ, यानी कि हम ऐसे move करते हैं जब, कहाँ पर बेटा, species से kingdom की तरफ, कहाँ पर, species से किंगडम की तरफ जब हम मूव करते हैं तब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। कॉमन कैरेक्टर यहाँ पर कम होते जाते हैं ऊपर जाएंगे तो, और स्पेसिफिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने में बढ़ते जाते हैं। सो मोर आर दी कैरेक्टर्स। अच्छा
लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जितना छोटा टैक्सा होगा उतने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स। गोज ऑन, मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ अदर टैक्सा। तो एक प्रॉब्लम थी, जितनी बड़ी कैटेगरी तो उसमें, जैसे किंगडम, तो किंगडम में बहुत सारे फाइलम आ गए, फाइलम खुद ही बड़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था, तो फाइलम के ही अलग अलग फाइलम के ऑर्गेनिजम्स के बीच में आप रिलेशनशिप्स नहीं बता पाते, ये प्रॉब्लम थी। नाउ हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से क्या हुआ, क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन कैटेगरीज बना लेने से हाँ थोड़ा ईजी है। जब आप छोटी छोटी और कैटेगरी फॉर्म कर लोगे तो फिर बन जाएगा। नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने अपने सेशन में भी कराया है आपको। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ कॉमन नेम्स, जैसे कि मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट। फिर इनके दिए हैं बेटा बायोलॉजिकल नेम, तो बायोलॉजिकल मैन का होता है होमोसेपियन, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, फिर वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। होमोसेपियन, मस्का डोमेस्टिका, मैंजीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें से मैंजीफेरा इंडिका, होमोसेपियन तो आपको याद ही होगा, क्या याद नहीं है, मस्का डोमेस्टिका और ट्रिटिकम एस्टिवम तो अब याद हो जाएगा। तो इनमें जीनस कौन सा है, ये होमो, ये मस्का, ये मैंजीफेरा, ये ट्रिटिकम, ये सारे जीनस है। तो एक ये याद कर लोगे तो जीनस वाला तो आपको याद हो गया। होमोसेपियंस कौन सी फैमिली में आते हैं, होमिनिडे फैमिली में आते हैं। क्लास इनकी क्या है, प्राइमेटा है, ये तो हम पढ़ चुके, सॉरी ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। क्लास क्या है, मैमेलिया, और फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। अभी हमने पढ़ा ना, कॉर्डेटा वो जिनके पास नोटोकॉर्ड हो और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम हो, तो वो कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा क्लास कौन सी है, मैमल। मैमल मतलब कौन से कैरेक्टर्स, स्किन पे हेयर का होना, ईयर्स वो होना, और क्या बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स का होना। सो दीज वर ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ वो प्राइमेटा। फिर आते हैं मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का उसका जीनस है, मस्किडे फैमिली को है, फैमिली में हमेशा ए लगा होगा लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही मैंजीफेरा एनार्केडेसी फैमिली का है, और ट्रिटिकम पोएसी फैमिली का है। मस्का मस्किडे से ऑर्डर डायप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और इंसेक्ट है तो किस में आएगा, आर्थ्रोपोडा। ऐसे ही मैंजीफेरा का, मैंजीफेरा तो आपका जीनस हो गया, फैमिली एनार्किडेसी हो गई। सैपिंडेल्स ऑर्डर है इसका, डाइकोटिलिडने ये है क्लास है, और एंजियोस्पर्मे क्या है इसका, फाइलम या फिर डिवीजन। फिर ट्रिटिकम तो हो गया इसका जीनस, किसका, वीट का, ट्रिटिकम एस्टिवम। पोएसी हो गई इसकी फैमिली, पोएल्स हो गया इसका ऑर्डर, क्लास कौन सी, मोनोकॉटिलेडिनस, तो मोनोकॉटिलेडिने एंड एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है। तो ये दोनों कौन हो गए आपके, एनिमल किंगडम वाले हो गए। तो अगर मुझे यहाँ पर किंगडम भी लिखना हो तो कौन सा हो गया, एनिमल किंगडम, और अगर ये वाले हैं तो कौन से हो गए बेटा, ये दोनों हो गए प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर तो बेटा खत्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमने बहुत क्विकली पूरे एनसीईआरटी को कवर किया है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो एक्सप्लेनेटरी सेशंस हैं, जो लेक्चर्स हैं चैप्टर के, वो नहीं देखने और इससे काम हो जाएगा। ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं बनाना। लेक्चर्स, डिटेल्ड लेक्चर्स को ज़रूर देखना है, बाद में इसे देखना है ताकि आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है, लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी को कवर कर सकें। नाउ देयर इज अ बिग न्यूज़, दैट इज डीएससी नीट पाठशाला। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जैसे आपके लिए आपके एनसीईआरटी बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन कराती है, वैसे ही वी आर ऑल्सो हैविंग वन मोर डिवीजन दैट इज कॉल्ड डीएससी नीट पाठशाला, जहां पर आपकी होगी नीट की प्रिपरेशन। अगर बायो के स्टूडेंट्स होते हुए आपकी ये इच्छा है कि आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई करें, तो गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टुडे। डीएससी नीट पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेफिनेट सक्सेस के सभी टीचर्स, सभी बड़े बड़े दिग्गज टीचर्स पढ़ाते हुए मिलेंगे। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, अपने आप में उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो भी मिलेंगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे। एंड यस, मैं भी मिलूंगी वहाँ पर, तो जाके जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को लाइक कर देना है। और वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, डीपीपी शीट्स, हैंड रिटन नोट्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ मिलेगा।
ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर, और हमारे इसी पेज की वो भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एज वेल एज डू नॉट फॉरगेट DSC नीट पाठशाला एंड डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये सारे लेक्चर्स आप देख रहे हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जिसको आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लेना है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दोनों ही चैनल्स पर हमारे फीचर्स बिल्कुल सेम हैं। सारे जो ऑनलाइन क्लासेस, लाइव DPPs, DPP शीट, नोट्स, एवरीथिंग, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। फटाफट से लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।